इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। दूसरों की सेवा में खो जाना। रतन दूसरों के लिए जी गए जिंदगी। लाइव हिंदुस्तान पर एन.के. सिंह, अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग, लिखते हैं, रतन टाटा जैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि जीवन यदि दूसरों के लिए न जिया तो फिर क्या जिया। रतन ने शुरू से ही अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर दिया था। मुझे दशकों तक उन्हें जानने और उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मेरी आखिरी मुलाकात इसी साल 27 मार्च को मुंबई के उनके घर में हुई थी। हमने कई विषयों पर बात की, जिनमें से एक मेरी आत्मकथा भी थी, जिसकी एक प्रति मैंने उनको भेंट की। मैंने उनसे उनकी आत्मकथा के बारे में भी पूछा, जिसके जवाब में अपनी चिरपरिचित विनम्रता के साथ उन्होंने कहा, मैंने आत्मकथा नहीं लिखी है। हाँ, एक जीवनी जरूर तैयार की गई है जो किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुंबई के वेलिंगटन क्लब के किस्से कहानियों में शुमार होना फिजूल है। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर उन्होंने पूछा था, मेरी आत्मकथा से क्या फायदा हो सकता है? क्या इससे लोगों के किसी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है? मेरा जवाब था, आपने आज़ादी से पहले का भारत देखा है और शुरुआती दिनों की अत्यधिक बंदिशों वाली अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा की तंगी भी आपने देखी है। सन 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ने वाली विकास गाथा से भी आप परिचित हैं। यह सुनकर उन्हें लगा कि यह एक सार्थक प्रयास हो सकता है और इस पर आगे चर्चा की जा सकती है। इसलिए हमने दिल्ली या मुंबई में ही फिर मिलने की योजना बनाई, मगर अफसोस कि हमारी मुलाकात फिर नहीं हो सकी। जीवन के तमाम पहलुओं में रतन का नाम प्रतिष्ठा, प्रशंसा और विस्मय पैदा करता है। वह संस्थाओं और उनकी स्वायत्तता का सम्मान करने वाले चंद लोगों में से एक थे। संस्थाओं का निर्माण आसान होता है, लेकिन उनको अनवरत चलाए रखना कहीं अधिक मुश्किल। वरिष्ठ प्रबंधकों में फैसले लेने के लिए अधिकार सहित स्वामित्व को बांट देना किसी भी लोकाचार में स्वाभाविक नहीं माना जाता, हमारे देश में तो और भी नहीं। फिर भी रतन टाटा ने एक बार कहा था, नेतृत्व का मतलब सिर्फ प्रभारी होना नहीं है, बल्कि अपने अधीनस्थ तमाम लोगों की देखभाल करना भी है। मुझे याद है, बचपन के दिनों से ही मुझे अक्सर कहा जाता था, यदि आईएएस की तरफ मेरा रुझान नहीं है तो क्या मैं टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में सोच सकता हूँ, जो उसी तरह प्रतिस्पर्धी है, जो टाटा प्रबंधन समिति का हिस्सा होने के नाते पहचान देने के साथ साथ प्रतिभा और कौशल को भी प्रेरित करती है, एक मार्गदर्शक की तरह। अपनी कई जिम्मेदारियों में मुझे रतन के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला। वह जापान गए थे, जिसकी चर्चा उन्होंने पिछली मुलाकात में भी की थी, और जापानी कार्य संस्कृति के बारे में बताया। विश्वास, कंपनी के प्रति अटूट वफादारी और एक दूसरे का सम्मान करने की संस्कृति। बहुत बाद में जब वह पटना आए थे, तब उन्होंने जमशेदपुर के निर्माण में टाटा के योगदान का उल्लेख किया था। बिहार में मानव संसाधन की स्थिति बहुत अच्छी न होने, स्वास्थ्य व शिक्षा पर जोर न देने और औद्योगिकीकरण में पिछड़ जाने पर उन्होंने बहुत दुख जताया था। बहुत बाद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाई गई आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी और सतत विकास जैसे विशिष्ट क्षेत्र को सुना। यह भी उतना ही अविश्वसनीय है कि जब मैं योजना आयोग में अपनी सेवाएं दे रहा था, तब उन्होंने हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स का नेतृत्व करना चुना। अक्षय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन की तरफ आम रुझान बढ़ने से बहुत पहले ही वह किसी दूरदर्शी की तरह इस पर बात करने लगे थे। उस समय किसी ने अक्षय ऊर्जा के महत्व पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने कई संस्थान स्थापित किए, जिनमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इनोवेशन सेंटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च शामिल हैं। इन सभी ने भारत की विकास गाथा में बहुमूल्य योगदान दिया है। इन संस्थानों को पर्याप्त संसाधन, प्रतिभा और सबसे महत्वपूर्ण स्वायत्तता मुहैया कराने से वे फले फूले।
उत्कृष्टता के केंद्रों को बढ़ावा देते हुए वह यह समझते थे कि भारत को दुनिया के साथ कदम ताल करने की ज़रूरत है। उन्होंने TCS, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जगुआर, लैंड रोवर और अन्य विदेशी निवेशों के माध्यम से भारत की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने में मदद की। वह ऐसे यात्री थे जो भारत के विकास में अपने अनुभवों का इस्तेमाल करने को हमेशा उत्सुक रहा करते थे। दूरसंचार की पहुंच और गुणवत्ता के प्रयास बढ़ाने में उन्होंने हमेशा महसूस किया कि यह भारत को सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में अधिकाधिक सक्षम बनाएगा, यहाँ तक कि नवागंतुक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI का भी। सन 1962 में उनके टाटा समूह में शामिल होने के बाद से कुछ दिनों पहले कंपनी के कामकाज में अपनी सक्रियता छोड़ने तक उन्होंने टाटा की आमदनी को 40 गुना और मुनाफा 50 गुना बढ़ा दिया था। टाटा आज 100 से अधिक देशों में काम कर रही है और 165 अरब डॉलर की कंपनी बन चुकी है। वह शैक्षिक संस्थानों और नीति निर्माताओं के बीच सहजीवी संबंध की वकालत करते थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भारत सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के सदस्य बनकर वह काफ़ी खुश थे। मैं और लॉर्ड निकोलस स्टर्न इस बोर्ड के अध्यक्ष थे। किसी अन्य सदस्य ने बोर्ड की बैठकों में इतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी रतन ने। वह सभी बैठकों में बिना नागा मौजूद रहा करते थे। इसको ध्यान में रखते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने उन्हें मानद फेलोशिप से भी नवाजा था। मुझे जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मानद फेलोशिप दी जा रही थी तब यह जानकर काफ़ी खुशी मिली कि मुझसे पहले जिनको यह सम्मान दिया गया है वह रतन टाटा ही थे। वह अपनी बातों को बेहद शालीनता के साथ रखा करते थे, जिसके कारण उनके व्यवहार में विश्वास झलकता था। रतन ने कभी सुर्खियों में आने की कोशिश नहीं की, बल्कि चर्चा में आने वाले लोग उन्हें खोजते रहे। वह भारत और भारतीयों के बारे में हमेशा आशावादी रहे और वाकई वैसा ही जीते रहे जैसा मार्क ट्वेन ने कहा था, खुद को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है किसी दूसरे को खुश करने की कोशिश करना। रतन के साथ कोई भी मुलाकात प्रसन्नता और उम्मीद से बेजान नहीं रही। महात्मा गांधी कहते थे, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खो जाना। रतन ने इसे अपने जीवन में उतार लिया था। रतन टाटा में कारों की ड्राइविंग और फ्लाइंग को लेकर गजब का जुनून था। वो कारों की इंजीनियरिंग और डिजाइन के भी पारखी थे। उन्हें मर्सिडीज बेंज SL 500 चलाते हुए देखा गया है। उन्हीं की अगुवाई में टाटा ने अपने ऑटोमोबाइल डिवीजन कारों को बेचना शुरू किया और फिर उसमें टाटा ने अब लंबी छलांग भी लगा ली है। पालतू डॉग्स के साथ समय गुजारना। डॉग्स के साथ उनका अपना एक अलग अपनापन था। जर्मनी शेफर्ड डॉग टीटो और टैंगो उनके पेट डॉग थे। सप्ताहांत यानी वीकेंड में अक्सर उनके साथ समय गुजारते थे। फ्लाइंग और निजी विमान। रतन टाटा एक कुशल पायलट थे। उन्होंने F-16 और बोइंग FA-18 सुपर हार्नेट जैसे उच्च प्रदर्शन वाले जेट विमानों को उड़ाया। उनके पास अपनी निजी जेट डसॉल्ट फाल्कन 2000 था। इस विमान की कीमत करीब $22 मिलियन यानी करीब 182 करोड़ रुपए है। इसका वह इस्तेमाल दुनिया भर में कारोबारी और निजी यात्रा के दोनों के लिए किया करते थे। डसॉल्ट फाल्कन सीरीज के जेट अपनी विलासिता और प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। सबसे यादगार उड़ान। रतन टाटा की अब तक की सबसे यादगार उड़ानों में से एक फरवरी 2007 में थी, जब उन्होंने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में F-16 फाइटर जेट का सह पायलट किया था। 69 वर्ष की आयु में टाटा को लॉकहीड मार्टिन द्वारा इस उच्च गति वाले रोमांच का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उड़ान के दौरान उन्होंने 500 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरी। 600 नॉट्स लगभग 1110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचे, जिसे उन्होंने विमान की चपलता और प्रदर्शन के कारण उत्साहजनक और अविश्वसनीय बताया। एक दिन बाद ही उन्होंने बोइंग FA-18 सुपर हार्नेट को भी उड़ाया।
RIP अलविदा अनमोल रतन, RIP रतन टाटा सर, ट्रू टाइटन इंडिया, RIP। इंडिया आजकल पर ईश्वर पाल लिखते हैं कि महान उद्योगपति और परोपकारी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सर श्री रतन टाटा के बारे में लिखना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लेकिन अब मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा और लिखे बिना रहा भी नहीं जा रहा। देश के लाखों लोगों की तरह मेरा भी हृदय फटा जा रहा है, मन भारी है, गला रुंध रहा है और आंखें अश्रुपूरित हैं। उनके निधन से देश और दुनिया को ही नहीं, मेरे जैसे एक आम नागरिक को भी निजी क्षति हुई है, क्योंकि वह मेरे जिगर के टुकड़े के जीवन दाता थे। वह मदद न करते तो आज मेरी बेटी प्रार्थना, जो अब 12वीं कक्षा की छात्रा है, कभी सुन नहीं पाती। मेरी बेटी के कान की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और इलाज के लिए लगभग 12 साल पहले जब मुझे 7 लाख रुपए की जरूरत थी, तो सबसे पहले टाटा ट्रस्ट ने ही 1 लाख रुपए का डोनेशन देकर मेरी मदद की थी। इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। और मेरे जैसे न जाने कितने अनगिनत गरीब मजलूम लोगों की शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान आदि पर टाटा ट्रस्ट लाखों रुपए प्रतिदिन दान देता है। रतन टाटा सर के निधन पर आज उन लाखों लोगों की आंखों में आंसू हैं। वह एक सच्चे देशभक्त और देश के अनमोल रतन थे। वह बेहद उदार, विराट हृदय और दूरदृष्टि वाले संत प्रवृत्ति के शख्स थे। सच्ची जनसेवा, करुणा, जीव दया और प्रकृति प्रेम क्या होती है, वह इसके ज्वलंत उदाहरण थे। बहरहाल ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को निश्चित रूप से अपने श्री चरणों में चिर शांति का परम पद प्रदान करेंगे और उनके विराट परिवार, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, को यह दुख सहने की शक्ति देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और सहृदय प्रार्थना भी। यही उनके लिए मोक्ष होगा और यही एक मुक्ति है। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।